साथियों, आज मैं आपके सामने उस खबर को लेकर आया हूं जिसका संबंध पेरिस ओलंपिक 2024 से है। पिछले 10 दिन से लगातार एक खबर अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चारों तरफ सोशल मीडिया में छाई हुई है, जिसमें हमारी एक महिला पहलवान, जिसको देश और विदेश में सभी जानते हैं और जिनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, जैसा कि हम जानते हैं कि इनका संबंध हरियाणा से है। हरियाणा के झज्जर में चरखी दादरी में इनका जन्म 25 अगस्त 1994 को हुआ। हालांकि बचपन में ही इन्होंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन इनके अंकल ने इन्हें अपने ही जो जॉइंट इनकी फैमिली थी उसके साथ इन्हें पाला पोसा और इन्हें पहलवानी के गुर सिखाए। बचपन से ही प्रतिभाशाली होने के कारण बहुत ही जल्दी ये एक अच्छी पहलवान बन गई और देश की जितनी भी चैम्पियनशिप अपनी एज के अकॉर्डिंग आई, उन सभी में ये राष्ट्रीय चैम्पियन बनी और फिर सीधे ही इंटरनेशनल कुश्तियों के लिए तैयार हुई। साथियों, ये 2 बार कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, 2 बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और न जाने कितने सारे मेडल्स ये जीत चुकी हैं। इस बार इनका ये तीसरा ओलंपिक प्रेजेंटेशन था और इस प्रकार इस ओलंपिक में उनकी तैयारी भी पूरे जोरों पर थी। ओलंपिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक में 6 फ्री स्टाइल डिफरेंट वेट कैटेगरीज के अंदर मैचेस होते हैं और ये 2 दिनों के अंदर समाप्त करने होते हैं। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम कैटेगरी में अपनी कुश्ती लड़ रही थी, वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी। उन्होंने अपनी पहली 3 कुश्तियां पहले ही दिन समाप्त की और तीनों में विजयी घोषित हुई। यहाँ पर विनेश फोगाट ने सबसे पहले दिन तीनों कुश्तियां जीती और पहली कुश्ती उनकी यूबी सुसाकी के साथ, जो जापान की वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर थी, उन्होंने उसे 3-2 के अंतराल से हराया। ये रिजल्ट देखकर वहाँ पर सनसनी फैल गई, क्योंकि यूबी सुसाकी, ऐसा माना गया है कि आज तक वो किसी से इंटरनेशनल कुश्तियों में कभी भी नहीं हारी। उसके बाद इनकी अगली कुश्ती यूक्रेन की पहलवान के साथ हुई और इस पहलवान को भी, जो यूरोपियन चैंपियन थी, उन्होंने उसे 7-5 के अंतराल से हराया और सेमीफाइनल कुश्ती में उन्होंने क्यूबन पहलवान को, जिसका नाम गुर्ते लोपेज है, उसे हराया, जो कि पैन अमेरिकन चैंपियन रह चुकी हैं। इस प्रकार इन तीनों कुश्तियों को जीतने के बाद वो फाइनल में पहुंची, जिससे पूरे खेमे में ही नहीं बल्कि पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। जब अगले दिन इनको फाइनल कुश्ती के लिए जाना था तो इनका मैच अमेरिकन पहलवान के साथ होना था और उसके बाद इनका गोल्ड मेडल पक्का था। अर्थात यदि हार भी जाती तो इन्हें सिल्वर मेडल अवश्य मिलता। खिताबी जंग के लिए अगले दिन जाना था, सुबह दोबारा से वजन होना था, लेकिन क्योंकि दिन भर 3 कुश्तियाँ लड़ी और इनका काफ़ी पसीना बहा, तो इनको कुछ पानी इत्यादि देने की आवश्यकता थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में खिलाड़ी को पानी भी बिल्कुल कैलकुलेटेड अमाउंट में दिया जाता है। वहाँ पर इनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ था, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनशा पारदीवाला थे। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है और अगले दिन खिलाड़ी को कुश्ती लड़ने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए उन्होंने थोड़ा पानी रेकमेंड किया और थोड़ा एनर्जी फूड भी उन्हें रेकमेंड किया। इन्हें ये सब देने के बाद रात को इनका फिर वजन किया गया, तो इनका वजन 52 किलोग्राम पाया गया, जिसने भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता बढ़ाई, क्योंकि अगले दिन उनका वजन 50 किलोग्राम या उससे कम होना चाहिए और उन्हें फाइनल की कुश्ती लड़नी है। ये कोई क्वालिफाइंग कुश्ती नहीं थी,
इसलिए सारे खेमे में सारे सपोर्टिंग स्टाफ, बाकी जितने भी इनका पर्सनल स्टाफ, उन्होंने इनका वज़न घटाना शुरू किया। वज़न घटाने के कहते हैं कि कुछ इनके ख़ास तरीके होते हैं। रैपिड वेट लॉस नाम की एक टेक्निक होती है, जिसमें जब उनसे पूछा गया इनके पर्सनल को, तो उन्होंने बताया कि इसमें हम काफ़ी मोटे कपड़े पहनाकर खिलाड़ी से स्किपिंग कराते हैं, उन्हें जॉगिंग कराते हैं, साइकिलिंग कराते हैं और उनसे स्प्रिंट लगवाते हैं। इस प्रकार काफ़ी जो लॉस होता है एनर्जी का, पसीना जो निकलता है, उसके कारण वज़न में काफ़ी कमी आ जाती है। रात भर ये कोशिशें चलती रही, लेकिन फिर जब सुबह दोबारा से इनका वज़न किया गया तो इनका वज़न 50 किलो 100 ग्राम मिला, जिसके कारण इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जैसे ये समाचार भारत में आया, चारों तरफ एक दुख की लहर छा गई। लोग जो खेल प्रेमी थे, जो कोचेस थे, इवन जो आम आदमी था, वो भी इस समाचार से अति दुखी हो गए, क्योंकि उन लोगों को ये पक्का था कि इतना मेहनती खिलाड़ी, इतनी मेहनती प्लेयर, वो अवश्य गोल्ड मेडल जीतेगी। और इसके बाद वहाँ पर तमाम प्रश्न खड़े हुए, देश में बयानबाजी शुरू हुई। वहाँ पर ऑफिशियल्स ने रिक्वेस्ट की कि विनेश फोगाट को एक चांस दिया जाए, इन्हें कुछ समय दिया जाए, क्योंकि मात्र 100 ग्राम की कमी है, हम इसको अभी मैनेज कर लेंगे। लेकिन ओलंपिक एसोसिएशन के ऑफिशियल्स ने बिना कोई समय दिए हुए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और ये कहा गया कि नियम के अनुसार 1 ग्राम वजन भी अधिक नहीं चल सकता। जहाँ ये माना जा रहा था कि आज हमारी पहलवान अवश्य गोल्ड मेडल जीतेगी और अमेरिकन पहलवान को हराएगी, वहाँ उसे लड़ने ही नहीं दिया जाएगा 100 ग्राम वजन के कारण। बड़ी मुश्किल समस्या थी, लेकिन किया कुछ नहीं जा सकता था। भारतीय खेमे ने, भारतीय अधिकारियों ने ओलंपिक संघ के सामने अपनी अपील की, अपनी रिक्वेस्ट लिखित में भेजी, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और अंत में फिर उन्होंने इस केस को CAS में डाल दिया, अर्थात कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में डाल दिया, जहां पर किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी अधिकारी को अपने खिलाड़ी के लिए जाने का पूरा अधिकार रहता है। इधर भारतीय प्रधानमंत्री ने भी विनेश से बात की और उन्हें सांत्वना दी। इसके अलावा यहाँ से बड़े 4 वकीलों को, जिनकी जो लीडर थे वो हरीश साल्वे, जो जाने माने भारत के वकील हैं, उन्हें भेजा गया। लेकिन उधर देश में, विदेश में बयानबाजी आने लगी कि ये 100 ग्राम वजन अधिक कैसे हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये वजन अधिक होने का कारण अवश्य कोई साजिश है, जिससे कईयों ने तो ये तक कह दिया कि ये भारत सरकार, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और जो पूर्व के चीफ और MP ब्रजभूषण शरण सिंह की कोई मिली भगत है, उनकी कोई साजिश है, क्योंकि विनेश फोगाट पिछले वर्ष 2023 में यहाँ धरने पर बैठी थी। उनके खिलाफ जो उन्होंने विमेन एथलीट्स का, विमेन रेसलर्स का शोषण किया था, ऐसा उनका कहना था। लेकिन इन बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये सब बातें कहने के लिए और कई प्रकार के व्यूज़ अपने अपने होते हैं। जब हमने इस बात को थोड़ा और गहराई में जाना तो हमने पाया कि जब भी किसी खिलाड़ी का वजन बढ़ता है तो उसके मुख्य कारण क्या होते हैं। हमें पता चला कि विनेश फोगाट 53 किलोग्राम कैटेगरी की पहलवान हैं और वो 53 किलोग्राम कैटेगरी में ही लड़ती हैं। लेकिन जब उन्हें पता था कि वो 53 किलोग्राम कैटेगरी में लड़ती हैं, तो वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में क्यों लड़ी। तो इसके बारे में बताया गया कि इस बार 53 किलोग्राम कैटेगरी और 50 किलोग्राम दोनों में उन्होंने ट्रायल दिए थे, लेकिन 53 किलोग्राम कैटेगरी में वो हार गई थी। 50 किलोग्राम कैटेगरी में वो जीतने के बाद उन्हें यहाँ 50 किलोग्राम कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया और जिसके बाद वो पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने के लिए आई। अब 53 किलोग्राम कैटेगरी के पहलवान को 50 किलोग्राम
वहीं पर जाकर अपना मैनेज करना होता है, जिसको रैपिड वेट लॉस टेक्निक कहते हैं। और वो रैपिड वेट लॉस टेक्निक इन्होंने रात भर अपनाई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अल ने एक सवाल पूछा गया कि सारा सपोर्टिंग स्टाफ, इतना सारा सपोर्टिंग स्टाफ वहाँ था, वो क्या कर रहा था? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी टेक्निक्स अपनाई, सपोर्टिंग स्टाफ ने पूरा सहयोग किया, लेकिन इसका कोई लाभ वहाँ पर नहीं मिल पाया। और भी कई प्रकार के प्रश्न वहाँ पर उठे कि जब न्यूट्रिनिस्ट साथ में थी, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो दिनचा पारदीवाला थे, उनके ऊपर भी इस प्रकार का ब्लेम लगाया गया कि उन्होंने कोई कुछ क्यों नहीं किया। तो पीटी उषा ने उनका बचाव किया और उन्होंने कहा कि इसमें एथलीट की खुद की जिम्मेदारी होती है या उसके कोच की जिम्मेदारी होती है, इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी या अन्य किसी सपोर्टिंग स्टाफ की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अपने वेट को मैनेज खिलाड़ी को खुद करना होता है। तो दोस्तों, ये एक काफ़ी बड़ी घटना जो इस बार हुई है कि गोल्ड मेडल भारत की झोली में आते आते रह गया, और यदि गोल्ड मेडल नहीं होता तो सिल्वर मेडल तो पक्का था। कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया कि जब उनका वज़न ज़्यादा आ रहा था तो उन्होंने अपना वेट ही क्यों करवाया, उन्हें अपना मेडिकल दे देना चाहिए था, अपने आप को बीमार घोषित कर देना चाहिए था, या अपने आप को चोटिल घोषित कर देना चाहिए था। इसके बारे में ये बताया गया कि यदि कोई खिलाड़ी अपने आप को चोटिल घोषित करता है या कोई खिलाड़ी अपने आप को बीमार घोषित करता है, ऐसी स्थिति में तो उसको सबसे आखिर में डाल दिया जाता है। उसका कोई भी नंबर इसमें नहीं पड़ता, ना वो कोई मेडल जीत सकता है, उसे सिल्वर मेडल नहीं दिया जाता। तो इस बात के बारे में जब ये क्लैरिफिकेशन आ गया कि मेडिकल या चोटिल होने की भी कोई संभावना वहाँ नहीं बची थी, तो इन्होंने आखिर में यही सोचा कि अपना वजन कराया जाए और वजन कराने के बाद अपनी अपील डाली जाए। 140 करोड़ भारतीयों का आज पूरे इस पहलवान के साथ दिल है, उनके साथ समुदाय है। साथियों, मैं इसके साथ आपको और भी ये बताना चाहूँगा कि अगली वीडियो में मैं आपको ये और भी बताऊँगा कि ओलंपिक्स के अंदर इससे पहले क्या खास घटनाएं होती रही हैं। मैं उन घटनाओं के बारे में आपको बताऊँगा 1904 से लेकर 2024 तक। ऐसी मुख्य घटनाएं, ऐसी चीटिंग्स, इस प्रकार की रेफरी की गलतियां, जानबूझ के की गई गलतियां, और कुछ ऐसी गलतियां जो अनजाने में हुई और जिनके रिजल्ट्स, जिनके परिणाम इन खिलाड़ियों को भुगतने पड़े। आप इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। तब तक नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।